नमस्कार, मेरा नाम जानवी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि हुमायूं कबीर जी ने लिखी है। और हमने पिछली क्लासेस में काफ़ी कुछ पढ़ा इस पार्ट के बारे में। हमने इसको स्टार्ट किया, शुरू किया और इसके 5 पैराग्राफ्स हमने पढ़े। हमने जाना कि हुमायूं कबीर जी क्या कहना चाहते हैं इस पार्ट के द्वारा। हमने देखा कि वे अपनी मातृभूमि के बारे में बात कर रहे हैं। वे अपनी मातृभूमि, अपने देश भारत की सभ्यता और उसकी संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं और वो कैसे दर्शा रहे हैं कि अ, जो भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो अटूट है और वे सिर्फ इतने सालों से सिर्फ बढ़ती आ रही है, चलती आ रही है, कभी मरी नहीं, कभी रुकी नहीं। और इतनी विविधताएं हैं इस देश में, इतनी डाइवर्सिटी है, फिर भी उसके बावजूद इंडिया की जो यूनिटी है, इंडिया का जो एकता है, वो सिर्फ और सिर्फ चलती आ रही है और बढ़ती आ रही है और अटूट है। और वे अटूट इसलिए है क्योंकि भारत भारत की एकता भारतीयता से निकलती है, स्पिरिट ऑफ इंडियननेस से। भारत एक भारतीय में जो भारतीयता होती है, उससे एक एकता निकलती है और वही एकता है जो कि इस इतनी विविधताओं को अटूट रखती है और इतनी डाइवर्सिटी को इंटैक्ट रखती है, यानी एकजुट रखती है। तो अभी तक हमने इतना कुछ पढ़ा और सीखा और जाना और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बात करी है इतनी सारी चीज़ों के बारे में। और अब हम इस पाठ के आखिरी 3 पैराग्राफ्स को पढ़ेंगे और बहुत आसान पैराग्राफ्स है और बहुत सुंदर पैराग्राफ्स है ये। अगर आपने अभी तक पाठ में सब कुछ समझ लिया होगा तो इसको भी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। Culture is the efflorescence of civilization. Civilization is the organization of society which creates the condition of culture. सबसे पहले हम यहाँ पे अफ्लोरेसेंस का मतलब समझ लेते हैं। अफ्लोरेसेंस का मतलब अगर हम उसका शब्द अर्थ देखें, अगर सिर्फ शब्द का अर्थ जाने तो अफ्लोरेसेंस का मतलब होता है फूल खिलना। आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि कैसे फूल खिलता है। फूल सबसे पहले ऐसा रहता है और उसका उसकी पंखुड़ियाँ ऐसी रहती हैं, एकदम अच्छे से एकजुट, एकदम फ़ोल्डेड रहती हैं। फिर धीरे-धीरे उसकी पंखुड़ियाँ बढ़ती हैं, खिलती हैं और ऐसे-ऐसे करके वो डेवलप होती हैं और अनफ़ोल्ड होती हैं। फिर वो थोड़ा-सा, थोड़ा-सा, थोड़ा-सा कर के एक फूल बन जाता है, ऐसे। तो वो एक डेवलप होता है वो और वो अनफ़ोल्ड होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, जहाँ पे ये प्रक्रिया होती है जो फ़ोल्ड से अनफ़ोल्ड होती है और जो डेवलप होती है, इस प्रक्रिया को, वो पंखुड़ियाँ धीरे-धीरे निकल के खिलती हैं, उस प्रक्रिया को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। फूल खिलने की पूरे प्रक्रिया को हम एफ्लोरेसेंस कहते हैं। यहाँ पे एफ्लोरेसेंस का मतलब वही हुआ, बस उसका थोड़ा-सा अलग संदर्भ में यहाँ पे बात की गई है। फ्लोरेसेंस यहाँ पे होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड अनफोल्डिंग। वहाँ हम फूल की बात कर रहे हैं, यहाँ हम सिविलाइजेशन, सभ्यता के फोल्ड और अनफोल्ड की बात कर रहे हैं। कैसे सभ्यता धीरे-धीरे खिलती है और बढ़ती है। तो यहाँ पे जब वो कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी व्हिच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर एंड कल्चर इज द अफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन। तो अफ्लोरेसेंस ऑफ सिविलाइजेशन का मतलब ये है कि संस्कृति सभ्यता का प्रलय, प्रलय यानी अफ्लोरेसेंस है। यानी कि सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, उसका जो खिलने का जो पूरा प्रक्रिया होती है, कैसे वो अनफोल्ड होता है, बाहर निकल के निखर आता है और खिलता है, दिखता है, सामने आता है, वो सभ्य संस्कृति के कारण होता है। तो जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, उसके अंदर जो संस्कृति होती है, वो संस्कृति ही जब बाहर निकल के आती है, तभी जो सभ्यता होती है वो बढ़ती है, वो निखर के आती है, वो सामने दिखती है और वो खिलती है। तो आप इस अगर इसको हम सोचें तो आप एक फूल को आप एक सभ्यता मान लीजिए और पंखुड़ियों को आप कल्चर मान लीजिए। तो सभ्यता फूल है और पंखुड़ियां जो है वो कल्चर है, पेटल्स है फूल के। तो जैसे जैसे कल्चर यानी संस्कृति बढ़ती है, ऐसे वैसे वैसे सभ्यता भी बाहर खिलती है और निखर के दिखती है, सामने आती है और बढ़ती है। तो उम्मीद करती हूँ ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। अफ्लोरेसेंस का मतलब याद कर लीजिएगा। अम, उसके आगे लिखा है सिविलाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी व्हिच क्रिएट्स द कंडीशन ऑफ कल्चर। यानी कि सभ्यता समाज का संगठन है जो संस्कृति
की स्थिति का निर्माण करता है। यानी कि सिविलाइजेशन के अंदर ही कल्चर बनता है। यानी सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा टर्म है, एक बहुत बड़ा चीज है। उसके अंदर ही सिविलाइजेशन जो सभ्यता है, उस सभ्यता का जो पूरा वातावरण होता है, उसी वातावरण में संस्कृति उगती है, बनती है, निखरती है। और वो पूरी जो सभ्यता ही है, वही इस संस्कृति के निखरने का पूरा स्थिति का निर्माण करती है। There can therefore be no culture without civilization, but there may be civilization which has not yet developed their culture. यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर लीजिए। यहाँ पे इसीलिए वे ये कहना चाहते हैं कि सिविलाइजेशन एक बड़ी चीज है, उसके अंदर कल्चर आता है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सिविलाइजेशन हो सकता है, लेकिन सिविलाइजेशन बिना कल्चर के हो सकता है, लेकिन कल्चर बिना सिविलाइजेशन के नहीं हो सकता। मतलब कि जो सभ्यता है, सभ्यता बिना कल्चर के, बिना संस्कृति के एक सभ्यता रह सकती है। क्योंकि हमने सभ्यता का मतलब समझा था, सभ्यता का मतलब है एक गवर्नमेंट, बहुत सारी समाज में जितनी चीजें हैं उन सबको मिला के, जहाँ लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, जहाँ लोग स्कूल जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, खेलने जा रहे हैं, जहाँ लोग रह रहे हैं, एक ऐसी जगह, उसको हम सभ्यता कहते हैं। तो ऐसी जगह तो जरूर बन सकती है बिना संस्कृति की, लेकिन संस्कृति बिना सभ्यता की नहीं बन सकती। जहाँ लोग ही नहीं है, वहां कल्चर कैसे बनेगा? बिना लोगों के संस्कृति कभी नहीं बन सकती। तो वो यही कहना चाहते हैं। और सभ्यता के भी बारे में जब वे कह रहे हैं, तो वो ये नहीं कह रहे हैं कि सभ्यता के अंदर कभी संस्कृति आती ही नहीं। ऐसा होता है कि एक बहुत बड़ी चीज होती है ना सभ्यता, संस्कृति बहुत छोटा सा हिस्सा होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक बहुत बड़ी सभ्यता है, उनके कुछ हिस्सों में अभी तक संस्कृति नहीं डेवलप हुई हो, अभी तक उस जगह पे संस्कृति आई ही नहीं हो। तो यही वे कहना चाहते हैं कि इसीलिए सभ्यता के बिना कोई संस्कृति नहीं हो सकती, लेकिन ऐसी सभ्यता हो सकती है जिसने अभी तक अपनी संस्कृति विकसित नहीं की हो। यानी कि फिर से हम दोहराएं इसको, तो जो सभ्यता होती है, जो बहुत बड़ी चीज होती है, जहाँ लोग रह रहे हैं, जी रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, उसमें संस्कृति ना हो ऐसा हो सकता है, बट सिर्फ कुछ समय के लिए। ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा के लिए संस्कृति वहां हो ही ना, कुछ समय के लिए नहीं हो सकती। लेकिन एक संस्कृति बिना सभ्यता के नामुमकिन है, क्योंकि जो संस्कृति होती है वो लोगों से बनती है, और सभ्यता सभ्यता भी लोगों से बनती है, लेकिन संस्कृति बिना लोगों के नहीं बन सकती। लेकिन सभ्यता बिना संस्कृति के बन सकती है। तो यही वे कहना चाहते हैं। नेक्स्ट लाइन में अगर हम देखें तो ये लिखा है, we have therefore had and still have races and nations that are civilized, but except for India, we have not yet had any nation or race that could be regarded as cultured in all its citizens and classes. For here in India, culture is almost as extensive as civilization. इसका मतलब क्या है? पार्ट आधा आधा करके हम देखते हैं। We have therefore had and have races and nations that are civilized, but except for India, we have not yet had any nations or race that could be regarded as cultured. इसका मतलब ये है कि इसीलिए, शायद इसीलिए हमने अधिक बार यही देखा है कि पहली बात तो इसलिए हमने देखा है कि सभ्य लोग जहां होते हैं, जहां सिविलाइज लोग होते हैं, वहां एक छोटे से वर्ग ने संस्कृति हासिल नहीं की होती है। ऐसा बहुत बार देखते हैं, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि संस्कृति सभ्यता के बिना रह सकती, लेकिन सभ्यता संस्कृति के बिना रह सकती है। और वे ये बता रहे हैं कि इसीलिए हमारे पास अभी भी काफी सारे जातियां हैं, काफी सारे राष्ट्र हैं जो कि सभ्य हैं, जहां लोग रह रहे हैं, जहां काफी सारी चीजें हैं। लेकिन भारत को छोड़ के हमारे पास अभी तक कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र या फिर कोई ऐसी जाति, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां सभी वर्गों में, सभी के सभी वर्गों में संस्कृति पहुंच गई हो। वे यही कहना चाहते हैं, और ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। हमने पिछले पैराग्राफ में भी यही पढ़ा था कि भारत और चीन ही है जहाँ पे सभ्यता और संस्कृति है, और यहाँ पे भी यही बात हो रही है कि सभ्यता मतलब लोग तो कहीं भी आ सकते हैं। लोग भारत में भी हैं, यूरोप में भी हैं, चाइना में भी हैं, जापान में भी हैं,
अमेरिका में भी है, हर जगह लोग आ सकते हैं, हर जगह हॉस्पिटल, अस्पताल, खेलने की जगह, स्कूल, ये सब जगहें बन सकती है, लेकिन कल्चर, संस्कृति हर जगह नहीं है। और यहाँ वे यही कह रहे हैं कि भारत को छोड़ के ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ सभ्यता और संस्कृति दोनों हो। हर जगह काफी जगह आपको सभ्यता मिलेगी, लेकिन संस्कृति हर जगह नहीं मिलेगी। भारत को छोड़कर हमारे पास अभी तक कोई ऐसा राष्ट्र नहीं है जहाँ सभी वर्गों में और सभी जगहों पर संस्कृति पैदा हो चुकी हो। और वे उसके बाद वे यही कह रहे हैं कि फॉर हियर इन इंडिया कल्चर इज ऑलमोस्ट एज एक्सटेंसिव एज सिविलाइजेशन, मतलब कि भारत में यहाँ की सभ्यता के रूप में जितना सभ्यता है लगभग उतनी ही संस्कृति है। बाकी सारी जगहों में सभ्यता है, लेकिन हर जगह के कुछ कुछ हिस्सों में शायद संस्कृति अभी तक नहीं आई है। लेकिन भारत ही एक ऐसा जगह है जहाँ जितनी सभ्यता है उतनी ही संस्कृति है, जितना कल्चर है उतना ही सिविलाइजेशन है, जितना सिविलाइजेशन है उतना ही कल्चर है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कल्चर और सिविलाइजेशन के बीच में डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। एक चीज है जो कि बात कर रही है लोगों के रहने की, स्थापित होने की, चीजों के स्थापित होने की जहाँ लोग रह रहे हैं, और संस्कृति है जहाँ लोग सिर्फ रह ही नहीं रहे हैं, जहाँ लोग एक पूरी चीज को फॉलो करते हैं। काफी सारी चीजों का मिश्रण होता है, वो जैसे फिलॉसफी, आर्ट, सोशल रूल्स, कस्टम्स, नीतियां, बहुत सारी चीजों का मिलन होता है, मिश्रण होता है, तो उसको हम कल्चर कहते हैं। और कल्चर बिना लोगों के नहीं बन सकता, लेकिन लोग बिना कल्चर के रह सकते हैं, बिना रीति रिवाजों के, बिना बिना आर्ट के, बिना 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 फिलॉसफी के, इन सब चीजों के बिना ऐसा पॉसिबल है कि सभ्यता रहे, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती। वो बहुत ही जल्दी वहां पे संस्कृति पैदा हो ही जाती है। और यहाँ तक हमने समझ लिया। उम्मीद करती हूँ आपको ये पैराग्राफ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं। The experience of European countries give us cases of civilization without culture. बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अब तक आपको इसका मतलब ये है कि यूरोपियन देशों में से ही हम सबसे अच्छा हमें एक्सपीरियंस और सबसे उन्हीं के अनुभवों से हमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है। तो इसीलिए यूरोपीय देशों के अनुभव हमें बिना संस्कृति के सभ्यता के मामले दिखाते हैं, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे लोग हैं, लोग बसे हैं, वहां हर चीज है, हर एक फैसिलिटी अवेलेबल है, हर एक चीज अब वहां पे चलती है, लेकिन वहां संस्कृति नहीं पैदा हुई है अभी तक, वहां एक कल्चर नहीं वहां पैदा हुआ है। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि इन इंडिया ऑन द अदर हैंड इवन द कैजुअल टूरिस्ट हैज ऑब्जर्व्ड that the difference between the masses and the classes is not one of quality and can be explained in terms of information and opportunity. लेकिन वे भारत की बात कर रहे हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये थोड़ा मुश्किल है समझने में, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ आएगा, इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ वे ये कह रहे हैं कि हमें यूरोपियन देशों का तो पता है कि वहां पे सभ्यता है लेकिन कल्चर यानी संस्कृति नहीं है, लेकिन भारत में क्या होता है कि यहाँ पे सिर्फ, यहाँ तक कि एकदम आकस्मिक पर्यटक यानी कि कैजुअल टूरिस्ट, जो कि मतलब घूमने फिरने आते हैं बाहर से लोग, कोई भी, वो भी यह कह सकते हैं कि यहाँ पे जनता और वर्गों के बीच में काफी ज्यादा अंतर है, यानी मासेस यानी बहुत सारे जितने लोग हैं, जनता जो है रहने वाली इस देश में, और क्लासेस जो वर्ग हैं, ऊपर वर्ग, नीचे का वर्ग, मिडिल बीच का वर्ग, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, इन दोनों में जो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है और अच्छा डिफरेंस नहीं है। इट इज नॉट वन ऑफ क्वालिटी। यहाँ पे एक पर्यटक भी पता लगा सकता है, एक पर्यटक को भी दिखता है कि जनता और वर्गों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा है, और वो गुणवत्ता नहीं है, यानी कि वो क्वालिटी, वो अच्छा नहीं है, वे बहुत बुरा है। और क्यों है वे बुरा? क्योंकि क्योंकि एक, या तो वो बहुत या तो यहाँ के एक श्रेणी के लोग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, तो दूसरे श्रेणी के लोग बहुत ज्यादा नीचे होते हैं। वहाँ एक श्रेणी के लोग अमीर होते हैं, दूसरे श्रेणी के लोग बहुत गरीब होते हैं।
तो ये बहुत बड़ा अंतर हो जाता है और ये अच्छा अंतर नहीं है। और ये अंतर अच्छा नहीं है, लेकिन ये कैसे हम समझा सकते हैं? ये हम समझा सकते हैं सूचना और अवसर के संदर्भ में। यहाँ लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस नॉट वन ऑफ क्वालिटी, यानी अच्छा नहीं है, एंड कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे लोगों को कितनी इंफॉर्मेशन, यहाँ पे लोगों को कितना ज्यादा सूचना, कितनी एजुकेशन, कितनी यहाँ पढ़ाई मिलती है और कितने लोगों को अवसर मिलते हैं, उसके ही संदर्भ में हम समझा सकते हैं कि यहाँ का जो अंतर है जनताओं और लोगों का, जनता और वर्ग का, वो बहुत बड़ा है। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, सिंपल अच्छे से कहें, सीधी स्पष्ट रूप से समझाएं, तो यहाँ पे वे ये कह रहे हैं कि जो इतना बड़ा डिफरेंस है लोगों में और वर्गों में, और जनता और वर्गों में, वो इसलिए है क्योंकि जितनी सबको 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 जितना अवसर, सबको एक जितना अवसर नहीं मिला है, सबकी एक जितनी पढ़ाई नहीं हुई है, सबको एक जितनी सूचना नहीं मिली है, इसीलिए जनता और वर्गों का बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस अच्छा नहीं है। या तो एक कुछ ज्यादा ही ऊपर है और कुछ ज्यादा ही प्रिविलेज्ड है, लेकिन दूसरा कुछ ज्यादा ही अंडर प्रिविलेज्ड है, वे बिल्कुल भी उसको मौका नहीं मिला, और एक को सारे मौके मिल गए, सारे अवसर मिल गए। तो जितनी सूचना मिली, जितने अवसर मिले, जितनी पढ़ाई-लिखाई का मौका मिला, उन उतने जितना मिला उसी के संदर्भ में हमें समझ आ सकता है कि जनता और वर्गों का जो डिफरेंस है, जो उनके बीच में इतना बड़ा अंतर है, अच्छा अंतर जो नहीं है, वे क्यों एग्जिस्ट करता है, वे क्यों है। नेक्स्ट टाइम में वो ये कह रहे हैं कि इट इज ऑफन अदरवाइज इन यूरोप। अदरवाइज मतलब कि उल्टा, यहाँ पे इसका मतलब है उल्टा, यानी कि यूरोप में इसका उल्टा होता है, यानी कि यूरोप में जो जनता और जो वर्ग है, उनके बीच में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब अगर आप सोचेंगे तो आपके मन में आएगा क्यों नहीं है अंतर। अब आप सोचेंगे थोड़ा सा तो आपको इसका जवाब भी खुद मिल जाएगा। अंतर वहां इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे सबको अपॉर्चुनिटीज, वहां पे सबको अवसर एक समान मिलते हैं, वहां पे सबको सूचना एक समान मिलती है, वहां पे सबको पढ़ाई लिखाई सबको मिलती है और एक समान मिलती है। क्योंकि हमने इससे पहले यही पढ़ा कि वहां पे जनता और वर्ग का भारत में इतना बड़ा अंतर बिल्कुल ही बेकार जो अंतर है वो इसलिए है क्योंकि सबको सूचना और अवसर एक समान नहीं मिलता। तो यूरोप में इसका उल्टा इसीलिए है क्योंकि वहां सबको सब कुछ एक समान मिलता है, वहां सबको अवसर मिलता है। इसीलिए वहां पे जनता और मासेस, जो मासेस है, जनता और क्लासेस जो वर्ग हैं, वहां पे बहुत बड़ा अंतर नहीं। There is the difference in the quality between the masses and the classes is sometimes so great that it has shaken the fate of the most fervent of democrats। यानी कि वहां जनता और वर्गों के बीच का जो गुणवत्ता में अंतर इतना बड़ा, इतना है, कई बार इतना ज्यादा महान है कि इससे लोकतांत्रिकता के सबसे उत्कट यानी कि उत्सुक विश्वास को, उत्सुक लोगों के विश्वास को हिला दिया है। फर्वेंट ऑफ डेमोक्रेट्स का मतलब सबसे पहले हम यहाँ जान ले, फर्वेंट का मतलब क्या होता है। फर्वेंट का मतलब होता है जो कुछ ज्यादा ही उत्सुक हो, यानी कुछ ज्यादा ही पैशनेट हो और कुछ ज्यादा ही उत्कट हो, इसका मतलब उत्कट होता है। फर्वेंट मतलब कि जो बहुत ही ज्यादा पैशनेट हो, जिसमें जैसे कि सिंगिंग में अगर मैं बहुत ज्यादा पैशनेट हूँ तो मैं पूरे टाइम सिंगिंग करूंगी, अगर मेरे को गाना अच्छा लगता है तो मैं पूरे टाइम गाऊंगी, गाने के बारे में सोचूंगी, गाने के बारे में रिसर्च करूंगी, उनके बारे में पढ़ूंगी, जानूंगी। तो इसी को, इसका मतलब ये है कि मैं गानों के लिए बहुत उत्कट हूँ, बहुत पैशनेट हूँ। तो वह यही बोल रहे हैं कि लोकतांत्रिकता यानी कि डेमोक्रेट्स, यहाँ पे हम डेमोक्रेट्स की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेट्स वो होते हैं जो कि एक पूरे जो कि देश में इलेक्ट होते हैं, जो कि आधा से ज्यादा जनता इलेक्ट करती है। जैसे हमारे देश में श्री नरेंद्र मोदी जी को आधे से ज्यादा लोगों ने इलेक्ट किया है, इसीलिए वे आज हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेमोक्रेट। और जो इलेक्ट होता है यानी श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको हम डेमोक्रेट बोलेंगे। ये प्रक्रिया को डेमोक्रेसी बोलते हैं और उनको हम डेमोक्रेट बोलेंगे, यानी कि वो इंसान जिसको देश के आधे से ज्यादा लोगों ने चुना।
तो डेमोक्रेट्स वही हुए जिनको लोगों ने, आधे से ज्यादा लोगों ने चुना। यहाँ इस संदर्भ में बात करें तो हम गवर्नमेंट की बात करेंगे कि जिनको आधे से ज्यादा लोगों ने चुना है, उन उनका जो उनका उन्हीं का विश्वास को हिला दिया है। यानी कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसको स्पष्ट रूप से समझें तो फिर से हम लाइन पढ़ते हैं, देयर इज द डिफरेंस इन क्वालिटी बिटवीन द मासेस एंड द क्लासेस इज एट टाइम्स सो ग्रेट दैट इट हैज शेकन द फेथ ऑफ द मोस्ट फर्वेंट ऑफ डेमोक्रेट्स। यानी कि यहाँ पे जो मासेस और क्लासेस का जो डिफरेंस है, यानी कि जनता और वर्गों का बड़ा के बीच में इतना गुणवत्ता, उस गुणवत्ता में कई बार इतना महान अंतर है, इतना अच्छा अंतर है कि जो डेमोक्रेट्स हैं, यानी जो लोकतांत्रिकता है, लोकतांत्रिकता में जो लोग हैं, उनके जो सबसे उत्कृष्ट यानी सबसे पैशनेट लोग हैं, सबसे ज्यादा उत्सुक लोग हैं, उन लोगों का भी विश्वास हिला दिया है। और लास्ट लाइन में ये लिखा है, तो बेसिकली अगर हम ये समझें तो हम इसका मतलब ही यही होगा कि जो जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट है, जो कि देश को संभालती है, उन उन उस गवर्नमेंट में जो सबसे उत्सुक लोग हैं, उनका भी विश्वास हिल गया है ये देखकर कि यूरोप में जो जनता और जो वर्गों का डिफरेंस है वो इतना अच्छा है, बुरा नहीं है। तो यूरोपियन देशों के जनसमूह एवं वर्गों के गुणों में विभिन्नता पाई जाती है, जो कि भारत में नहीं देखी जाती। ये विभिन्नता अच्छी विभिन्नता है जो भारत में नहीं देखी जाती। उम्मीद करती हूँ ये पैराग्राफ भी आपको समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं इस पार्ट के आखिरी पैराग्राफ में, जो कि जिससे वे इस गद्य को समाप्त करते हैं, एंड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे नोट पर एंड करते हैं। वे कहते हैं, the remarkable phenomena can be explained only in terms of unity and continuity of Indian culture। यानी कि ये जो उल्लेखनीय घटना है, यानी कि ये जो घटना है भारत की संस्कृति की, सभ्यता की, ये घटना सिर्फ और सिर्फ एक चीज से हम इसको समझा सकते हैं, और जो है एकता। ये एकता एक चीज है जो कि इन सब चीजों को हमेशा बनाई रखती है और उसको मजबूत करती रहती है। ये उल्लेखनीय घटना को भारत संस्कृति की एकता और निरंतरता के संदर्भ में ही समझाया जा सकता है। निरंतरता यानी कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी मतलब चलता आ रहा है, अटूट, जो कि कभी रुका नहीं, जो कि कभी ढला नहीं, हमेशा चलता गया, चलता गया, चलता गया। तो वे यही कह रहे हैं कि ये जो है भारत की एकता और भारत की निरंतरता के वजह से ही भारत की संस्कृति इतनी अच्छी और इतनी मजबूत हुई है। Unity is in one sense the most common characteristic of all culture। यानी कि एकता एक अर्थ में एकता ही है जो कि सभी संस्कृति के सामान्य विशेषता है। सभी संस्कृतियों की सामान्य विशेषता है एकता। हर संस्कृति में आपको एकता ही नजर आएगी और एकता ही है जो कि संस्कृति को बनाए रखती है। What specially distinguishes the culture of India is its unbroken continuity। यानी कि जो चीज भारत की संस्कृति को विशेष रूप से अलग करती है, वे इसकी निरंतरता है, इसकी अनब्रोकन कंटिन्यूटी है। यानी कि जो चलती आ रही है, कभी रुकी नहीं, कभी टूटी नहीं। यही निरंतरता ही है जो कि भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता है। Here, there have been no violent or sudden breaks, but on the contrary, a steady growth and extension of culture। यानी कि यहाँ पे कोई हिंसा या अचानक टूट नहीं हुआ, लेकिन इसके विपरीत यानी इसके बजाय संस्कृति की लगातार वृद्धि ही हुई है और धीरे धीरे उसका विकास ही हुआ है। हमेशा कल्चर, संस्कृति का विकास ही हुआ है, कभी ये टूटा नहीं, कभी यहाँ हिंसा नहीं हुई, ये सिर्फ चलती गई और मजबूत होती गई। और यहाँ लिखा है कि यहाँ टूटा तो बिल्कुल ही नहीं, उसके अलावा उसके बजाय सिर्फ ये बढ़ती गई। एंड लास्ट लाइन हम देखें तो एक्सटेंशन ऑफ कल्चर विच हैज ग्रेजुअली परमिएटेड एवरी क्लास एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। परमिएटेड का मतलब यहाँ हम समझ ले तो परमिएटेड का मतलब हुआ फैलना, हर जगह फैल जाना। जैसे कि अगर आप पॉपकॉर्न खाएंगे तो उसकी जो सुगंध है वो हर जगह फैल जाती है। कोई अच्छा पकवान बन रहा हो तो उसकी सुगंध किचन में हर जगह फैल जाती है। तो यहाँ हम कहेंगे कि उसकी जो स्मेल है वो परमिएट हो गई। तो यही बात पर कह रहे हैं, वे कह रहे हैं कि यहाँ कोई वायलेंट सडन ब्रेक नहीं होता है, यहाँ कोई हिंसा नहीं होती, यहाँ कोई
अचानक टूट नहीं आता है, वे अटूट रहता है। और इस यहाँ हिंसा तो बिल्कुल ही नहीं होती, लेकिन उसके बजाय धीरे-धीरे संस्कृति का लगातार विकास होता रहता है, उसकी लगातार वृद्धि ही होती रहती है, जिसने, अब लास्ट पार्ट पढ़ लें, ग्रेजुअली परमिएटेड एवरी क्लास एंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि जिसने धीरे-धीरे समाज के हर वर्ग और हर एक सेक्शन को सिर्फ फैला दिया है। वहाँ पे धीरे-धीरे इन सब वर्गों को अनुमति दे दी है, यानी कि संस्कृति यहाँ सिर्फ बढ़ती आ रही है, चलती आ रही है, मजबूत होती आ रही है और हर जगह, हर श्रेणी में, हर वर्ग में फैल गई है। यानी कि जो यहाँ कोई हिंसा नहीं हुई है भारत की संस्कृति में। भारत की संस्कृति हमेशा धीरे-धीरे बढ़ती आ रही है और उसकी संस्कृति में हमेशा वृद्धि होती आ रही है, सिर्फ विकास होता आ रहा है और ये विकास धीरे-धीरे हर श्रेणी और हर वर्ग में फैलता जा रहा है। तो ये हमने यहाँ पे हुमायूँ कबीर जी अपना पाठ्य खत्म करते हैं और बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात करी। अगर आप देखें तो उन्होंने स्टार्ट किया इंडिया के कल्चर के बारे में, इंडिया की सभ्यता, इंडिया की संस्कृति के बारे में। उन्होंने संस्कृति और सभ्यता के बीच में तुलना करी। उन्होंने बताया कि कैसे सभ्यता एक बड़ी चीज़ होती है, उसके अंदर संस्कृति आती है और सभ्यता के बिना संस्कृति नहीं हो सकती, लेकिन संस्कृति अ, सभ्यता के बिना संस्कृति नहीं हो सकती है, लेकिन जो संस्कृति है वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती रहती है और फैलती रहती है। लेकिन ये चीज़ बहुत ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि संस्कृति सभ्यता के बिना नहीं हो सकती, लेकिन सभ्यता संस्कृति के बिना हो सकती है। फिर उन्होंने बात की कि कैसे एकता एक ऐसी चीज़ है जिसने सभ्यता और संस्कृति दोनों को हमेशा बनाए रखा, उसको एकजुट रखा, उसको कभी टूटने ना दिया। और कई देश आए जिन्होंने अपनी सभ्यता, अपनी अपनी संस्कृति को दिखाया, उसके बारे में थोड़ा दिखावा किया, लेकिन वे सब वे वो पूरी सभ्यता, वो पूरी संस्कृति हमेशा डूब गई, वे हमेशा ध्वस्त हो गई, वे हमेशा हमेशा टूट गई, मर गई और चली गई। लेकिन भारत की और चीन की भी, लेकिन भारत की सबसे ज़्यादा जो यूनिटी और एकता है, ये हमेशा अटूट रही और भारत की एकता कभी नहीं टूट सकती। ये एक एकरूपता नहीं है, ये एक यूनिफ़ॉर्मिटी नहीं है कि सबके लिए सेम चीज़ है, इसीलिए यहाँ एकता है, नहीं। यहाँ विविधताएँ हैं, यहाँ डाइवर्सिटी है, सबके लिए अलग-अलग चीज़ें हैं, लेकिन भारतीयता से निकली जो एकता है, उसी की वजह से यहाँ सब कुछ अटूट है और एकजुट है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको 2-3 बार पढ़ें तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं और थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ेज़ करते हैं और ये एक्सरसाइज़ेज़ करने के बाद आपका ये पाठ खत्म हो जाएगा।